हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोगों का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच इज अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। आपको एक चीज पहले पता करना पड़ेगा कि हम लोगों के यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग परचेज का रिकॉर्डिंग करते हैं, सेल्स का रिकॉर्डिंग करते हैं। जब हम लोग इन्वेंट्री परचेज करते हैं ना तो हम लोग इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखते, हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं सेल्स के लिए। और फिर ईयर एंड में हम लोग पता करते हैं कि आउट ऑफ द परचेज्ड इन्वेंट्री कितना इन्वेंट्री हम लोग का नहीं बिक पाया। वो जो नहीं बिक पाया वो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक को इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसकी एक एंट्री मारते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग बोल दो, या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L बोल दो, या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बोल दो। ये एक एंट्री मार करके स्टॉक को बुक्स में लेकर के आते हैं। मतलब नॉर्मली स्पीकिंग हम लोगों की इन्वेंट्री नेचुरली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रहती, नेचुरली तो हमारे गोडाउन में ही रहती है। और उसको बुक्स में लाने के पहले हम लोगों को वैल्यूएशन करना पड़ता है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना सिखाएगा। अब इसको मैं एक तो सेम चीज जो मैंने आपको बोला इसको मैं और एक बार फिगर वर्क करके दिखाता हूं कि मान लो आपने 10 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री 4 रुपया करके खरीदा, 40 रुपया आपका परचेज हुआ। आप एंट्री मारते हो परचेजेस टू कैश। इसमें से 8 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री आप मान लो 7 रुपीज करके बेच दिए और आपका सेल हुआ 56। आपने एंट्री मार दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या आप ये बोलोगे 56 और 40 का जो डिफरेंस है 16 दैट इज माय प्रॉफिट? द आंसर इज नो। नो, क्योंकि 8 यूनिट 4 रुपया करके जो खरीदा गया था वो 8 यूनिट 7 रुपया करके बिका है, और 2 यूनिट अभी भी आपके पास स्टॉक में है। तो वो 2 यूनिट को बुक्स में जब तक नहीं लेकर के आओगे तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा। तो वो 2 यूनिट का जो क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो हम लोग उसको कॉस्ट पे वैल्यू किए, तो वो 2 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक ऐसे 4 और 7 विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होगा, हम आपको पढ़ाएंगे आज। पर वो 2 यूनिट मान लो 4 रुपया करके वैल्यू हुआ एंड इट बिकेम 8। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके बुक्स में लाया जाता है। और वो कैसे आता है मैं आपको करके दिखाता हूं। आप देखो, आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं भी तो अभी पढ़ो। आप जब ट्रेडिंग P&L बनाते हो तो आप परचेजेस लिखते हो 40 रुपीज, आप ट्रेडिंग में सेल्स लिखते हो 56 रुपीज, और फिर क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते हो, मान लो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो 8 रुपीज। तो 56 एंड 8 64 40, तो आपका प्रॉफिट आया 24 रुपीज। ये सिंपल तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि भाई 8 यूनिट में हम 3 रुपया करके कमाए तो 24 रुपीज कमाए। पर जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करके उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज गोइंग टू टीच अस हाउ टू वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो अगर पहले वाले पैराग्राफ पे अपन जाएं तो वो डिस्कस कर रहा है कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है। आप सरप्राइज हो जाओगे कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन उन्होंने इंक्लूसिव दी है। इंक्लूसिव मतलब इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। आप पढ़ते आप स्क्रीन की तरफ भी देखिएगा, और स्क्रीन में भी जो लिखा हुआ है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ते रहिएगा। तो इनका बोलना है कि इन्वेंट्रीज में 6 आइटम्स आती है, 5 भी नहीं, काउंटिंग करो 6 आइटम आती है। 1 इन्वेंट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल्स। क्या होता है रॉ मटेरियल्स? ऐसा आइटम ऑफ इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो करके फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। इन्वेंट्रीज इंक्लूड वर्क इन प्रोग्रेस। क्या वर्क इन प्रोग्रेस? पार्टली प्रोसेस्ड मटीरियल, यही रॉ मटीरियल थोड़ा सा आगे बढ़ गया, पार्टली प्रोसेस्ड है, बट दैट विल अल्टीमेटली बी प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब पूरा बन गया वो सामान, अब उसको बेचने के लिए हमने होल्ड करके रखा है। अच्छा, दे ऑल आर इन्वेंट्रीज। मान लो एज ऑन 31 मार्च ये सभी हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, हम लोग इन सब का वैल्यूएशन करना सीखेंगे।
एंड देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स. क्या होता है सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स? इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं. अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है कि डायरेक्ट मटेरियल आपको फिनिश्ड गुड्स में दिखेगा. रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल आपको फिनिश्ड गुड्स के अंदर विजिबल रहेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं रहेगा. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप चेयर बनाने की कंपनी हो, चेयर बनाने की आपके पास फैक्ट्री है, तो जो वुड है, लकड़ी है, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन जो ग्लू है जिससे वो चिपकेगा दो लकड़ी, वो दिखेगा नहीं कभी भी आपको लकड़ी के अंदर, माने चेयर के अंदर. वो ग्लू इनडायरेक्ट मटेरियल है. तो अगर आपके पास ग्लू का भी इन्वेंट्री पड़ा हुआ ईयर एंड में, तो वो भी आपके इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आता है. फिर इन्वेंट्रीज इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, परचेज किया हुआ इन्वेंट्री जो बेचने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. लूज टूल्स, ये क्या हुआ? ये वो इन्वेंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम तो आता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हो जाता. जैसे अगर आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग का ही बात करते हो तो लूज टूल्स में आ गया हैमर, जिससे आप कांटी वाटी वगैरह को ठोकोगे फिट करने के लिए, तो वो हैमर जो है ना वो लूज टूल्स में आ गया. अब आप बोलेंगे सर हैमर को तो फिक्स्ड सेट बना दीजिए. फिक्स्ड सेट नहीं है, क्योंकि वो इतने लो वैल्यू का आइटम होता है कि उसको लोग लूज टूल्स के अंदर रखते हैं, फिक्स्ड सेट्स के अंदर नहीं रखते. तो ये 6 आइटम आपकी इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन है. इन्हीं को देखो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है. जो बात मैंने बोला मैं अब उसको रीड करता हूं कि रॉ मटेरियल्स आर इन्वेंट्रीज दैट गेट कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स. WIP is partly processed goods which will ultimately be processed into finished goods. Finished goods हो गया, they are fully processed inventories which are awaiting to be sold. Stores and spares हो गया, stores and spares are the indirect materials which also get consumed in the manufacturing process. Stock in trade is the inventory of purchased goods awaiting to be sold. और loose tools are those inventories which are used but not consumed in the manufacturing process. जो चेयर वाला एग्जाम्पल है मैंने दिया, चेयर मैन्युफैक्चरिंग में wood is the raw material, glue is the stores and spares, hammer is loose tools. So ये एक बहुत सुंदर सा बेसिक सा एग्जाम्पल आपको इन्वेंट्रीज के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए काफी रहेगा. बेसिक इन्वेंट्री, सेकेंड पैरा, बेसिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल कहते हैं कि इन्वेंट्रीज आर बेसिकली वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. NRV का फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब आप अगर इस चीज को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करोगे ना, तो दिस पैराग्राफ इटसेल्फ सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं. मान लो कोई इन्वेंट्री आपने 10 रुपया करके परचेज किया, NRV 12 रुपीज है. मान लीजिए आपने खरीदा और अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है. अब आप अगर उसको 12 रुपए में वैल्यू कर दिए, कॉस्ट और NRV में नहीं करके NRV में वैल्यू कर दिए, तो क्या होएगा कि इन्वेंट्री एक असेट जिसको आपने 10 में खरीदा 12 में बैलेंस शीट में लिख दिए, दैट मीन्स 2 रुपया का प्रॉफिट आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जबकि माल अभी भी सेल नहीं हुआ है. तो आप एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर ले रहे हो, आप एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर ले रहे हो, जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है. लेकिन अगर इसका NRV मान लीजिए 9 रुपया हो जाता है और आप इन्वेंट्री को 10 और 9 विच एवर इज लोअर 9 रुपए में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो आप एक असेट जो 10 में खरीदे थे 9 में वैल्यू कर रहे हो, तो आप एक एंटिसिपेटेड लॉस को, इन्वेंट्री में जो लॉस होने वाला है उसको आप एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड कर रहे हो. तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में है. तो आप ये समझो कि अगर हम इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, लोअर पे, तो 10-12 अगर है कॉस्ट 10, NRV 12, हम 10 पे वैल्यू कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. 10 और 9 अगर NRV 9 है, कॉस्ट तो 10 है, अगर मैं 9 पे वैल्यू कर रहा हूं तो मैं NRV पे वैल्यू कर रहा हूं, मैं लॉस
एंटिसिपेट करके लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो प्रॉफिट रिकॉर्डेड नहीं हो रही लेकिन लॉस रिकॉर्डेड हो रहा है, दैट इज द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो कोई तुमको पूछे ना कि बेस्ट कंजर्वेटिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बोलना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का जो बेसिक रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आइए पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। सो पैरा 3 इज द बिगेस्ट पैराग्राफ आपके इस डिस्कशन में, एंड दैट टॉक्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अभी हम लोगों ने देखा कि इन्वेंट्री का बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आपको कॉस्ट भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, एनआरवी डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर विच एवर इज लोअर करना पड़ेगा। अब उस पर भी आपके पास 6 तरह का इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर, स्टॉक इन ट्रेड, तो सबके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट का डिस्कशन है ये आपको एक डिटेल्ड आउटलाइन दे देगा कि आप हर आइटम के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, मे इट बी रॉ मटेरियल, मे इट बी WIP, मे इट बी फिनिश्ड गुड्स, मे इट बी स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मे इट बी स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी आइटम हो, ये आपको आइडिया दे देगा। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव पैराग्राफ है, हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला बात डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का बेसिक आइडिया है कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। आज इन्वेंट्री जिस जगह पे है और आज इन्वेंट्री जिस कंडीशन में है, जिस जगह पे है और जिस कंडीशन में है, उसको वहां तक पहुंचाने में हमारा जितना भी खर्चा हुआ हम उन सब को ऐड करके इन्वेंट्री का कॉस्ट बताएंगे। तो अगर सिंपल वे में बोले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब यह हुआ कि आप परचेज करके लाए कोई भी इन्वेंट्री को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो, चाहे वो लूज टूल्स हो, आप उनको परचेज करके लाए। तो परचेज करके लाने में आपने जो भी पैसा दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पेमेंट किया, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज का पैसा दिया, कूली का पैसा दिया, इंश्योरेंस का पैसा दिया, ऑल द कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो वो ऐड करके कॉस्ट ऑफ परचेज निकल जाएगा। इसमें एक ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कोई रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर है, जैसे हम लोग GST बोलते हैं कि अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने पे किया और उसका रिकवरी हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों को एडजस्ट करने मिल जाएगा। GST का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, नहीं है तो मैं बताता हूं कि मान लो मैं GST का आइडिया दे रहा हूं, GST इज ए रिकवरेबल ड्यूटी। कि मान लो मैं कोई आइटम खरीदा 10 रुपीज में और मैंने GST का पेमेंट किया 2 रुपया, तो मेरे से सामने वाले ने 12 रुपया ले लिया। जो क्रेडिटर है मेरा वो 12 रुपया हमसे ले लिया जिसने माल सप्लाई किया। लेकिन ये जो 2 रुपया है ना बच्चा, ये हमको क्रेडिट मिल जाएगा, हमको एडजस्ट हो जाएगा जब हम इस माल को सेल करेंगे। तो अब मान लो मैंने इस इन्वेंट्री को बेच दिया 15 रुपए में, और मान लो 15 रुपए में मेरे को 3 रुपया का GST कलेक्ट हुआ, 15 + 3, मैंने सामने वाले से 18 रुपया ले लिया। मान लो बना करके ही बेचा, जैसे भी बेचा, मान लो मैंने 18 रुपया ले लिया। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को मेरे को 3 रुपया देना है, क्योंकि मैंने GST कलेक्ट किया, तो मेरे को 3 रुपया देना नहीं पड़ेगा, मेरे को गवर्नमेंट को 2 रुपया काट करके 1 रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि 2 रुपया हम रॉ मटेरियल परचेज करते समय या जो भी आइटम मैंने परचेज किया, इनपुट जो मैंने परचेज किया, उस वक्त गवर्नमेंट को हम ड्यूटी दे चुके थे। इसलिए सेल के वक्त जब मैं GST कलेक्ट करता हूं तो वो पूरा GST मेरे को गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता। परचेज करते वक्त जो मैंने GST पेमेंट किया था वो एडजस्ट हो जाता है। ये चीज आप इनडायरेक्ट टैक्स का जब क्लास करोगे वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। सो द आइडिया इज, अगर हमारे पास कोई इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री तो हम परचेज करके लाएंगे तभी वो इन्वेंट्री है। तो उस परचेज करने के वक्त अगर हमने कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिया, यानी ये 2 रुपया, तो ये 2 रुपया हमारी इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं बनता। तो सर पेमेंट तो हुआ है, मेरा खर्चा तो हुआ, तो कहां डेबिट करेंगे? ये अलग से एक असेट के रूप में डेबिट होगा जिसका नाम होता है GST रिकवरेबल। मतलब आप ये समझ लो
कि अगर आपने 12 रुपया करके कुछ चीज परचेज करके लाया तो आपका इन्वेंट्री के अंदर 10 रुपीज रिकॉर्ड होगा या डेबिट होगा, और जीएसटी रिकवरेबल के नाम से एक अलग से एसेट बनेगी जिसमें 2 रुपया रिकॉर्ड होगा। वो इन्वेंट्री का कॉस्ट को 12 रुपया नहीं बोला जाएगा। AS2 बहुत क्लियर है इसको लेकर के। नाउ हम लोग अपने अगले पैराग्राफ में चलते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ परचेज का तो आइडिया लग गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? तो द आंसर इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर होते हैं उनको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जब क्लासेस आप करोगे, कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारा चीज बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इवन आई हैव ट्राइड कि AS2 में जो भी डिटेल में लिखा हुआ है वो हम आपके साथ डिस्कस करें। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो सर फिर अब अदर कॉस्ट क्या है? अदर कॉस्ट वो हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं है लेकिन इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में खर्च हुआ है। जैसे पैकिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री अगर प्रेजेंट कंडीशन में पहुंची है, आज जहां पे है उसमें अगर पैक्ड मटेरियल है, पैक्ड मेरा फिनिश गुड्स है, तो फिर वो पैकिंग कॉस्ट जो मेरा लगा वो भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा, बिकॉज इट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अदर कॉस्ट में पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउस, इस तरह के खर्चे इंक्लूड होते हैं। इवन एक आइटम है मुन्ना इंटरेस्ट। नॉर्मली हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो फिनांसिंग कॉस्ट है और वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, लेकिन आप कुछ दिनों में A16 पढ़ोगे, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट वो अदर कॉस्ट है जो अगर ऐसी इन्वेंट्री के लिए इनकर्ड होता है जिसको हम लोग क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं, तो फिर इंटरेस्ट क्वालिफाइंग असेट के कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। सर ये क्या नया चीज बोले, फिर से बोलिए। अगर किसी इन्वेंट्री को बन के रेडी होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है, हम उसको क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं। उस इन्वेंट्री को बनाने के लिए हमने अगर ब्याज पे पैसा लिया है तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा उसके बनते वक्त उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड किया जाएगा। जैसे आप मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, पैकिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करते हो ना, वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट को भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन है, प्रोवाइडेड इन्वेंट्री इज ए क्वालिफाइंग असेट एंड 2 दैट इंटरेस्ट हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफाइंग असेट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है मैंने बताया, अदर कॉस्ट क्या होता है मैंने बताया। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स और एक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड का सिंपल सा रूल है। वेरिएबल ओवरहेड किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी बढ़ेगा, ओवरहेड भी बढ़ेगा। तो उसमें सिंपल आइडिया है कि आप अगर उसका कॉस्ट पर यूनिट, इन्वेंट्री में क्या होता है ना, आपको पर यूनिट करके वैल्यूएशन करना पड़ता है, फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो आप जब वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, तो आपका जितना टोटल एक्सपेंस लगा, जितना आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, डिवाइड कर लो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लेबर कॉस्ट है। अब लेबर कॉस्ट मान लो आपने 40 लाख रुपए इनकर किया साल भर में और आपने 10 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर किया, तो आप सिंपल लेबर कॉस्ट को आप जब इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करोगे तो आप बोलोगे 4 रुपीज पर यूनिट, बिकॉज लेबर इज ए वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जैसे फैक्ट्री रेंट, इस तरह का जो खर्चा होता है वो इन्वेंट्री का क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ने या गिरने से बदलता नहीं है। तो उसका रूल ये है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बोलूं, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो टोटल एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन से। सर नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है? पिछले 2, 3, 4 साल का आपका जो भी एवरेज प्रोडक्शन है ना, उसको नॉर्मल प्रोडक्शन बोला जाता है। सर इंटरेस्टिंग है ये। तो 2 साल ले कि 3 साल ले कि 4 साल लें, ऑन एन एवरेज लोग 3 साल लेते हैं, पर AS2 में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कोई 4 साल भी लेता है, कोई 2 साल भी लेता है, बट एज ए स्टैंडर्ड माने एज ए प्रैक्टिस आप 3 साल ले सकते हो। तो पिछले 2-3 साल का, मैं 3 बोलता हूं, पिछले 3 साल का जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको अगर एवरेज कर दोगे तो वो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन बन जाता है। तो देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक,
वेरिएबल कॉस्ट का जब पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो तो टोटल एक्सपेंस इज डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, बट फिक्स्ड ओवरहेड का जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो टोटल एक्सपेंस इज डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी पर्टिकुलर साल में तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन तुम्हारे नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है तो फिर तुमको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में डिनोमिनेटर में एक्चुअल प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोडक्शन लेने नहीं मिलेगा। सर एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करिए, लॉजिक भी बताइएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो फैक्ट्री रेंट मेरा लगा, मान लो फैक्ट्री रेंट मेरा लगा 10 लाख रुपीस साल का, तो फिक्स्ड ओवरहेड है। मान लो ऑन एन एवरेज हम साल में 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप यही तो बोलोगे ना कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज है। यस, 1 लाख यूनिट मैं बनाता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 1 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया है, क्योंकि 10 लाख रुपए मेरा फैक्ट्री रेंट है। अब इंस्टीट्यूट ने देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला अगर किसी साल में आपका 1 लाख की जगह 1,20,000 प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा एफिशिएंटली आप काम कर लिए। अगर हम आपको बोलेंगे कि नॉर्मल प्रोडक्शन पिछले 3 साल का तो 1 लाख ही था, पर इस साल आप 1.2 लाख प्रोड्यूस कर दिए, तो इंस्टीट्यूट ने बोला अभी आपका डिवीजन 1.2 से होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि अगर हम 1.2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 10 रुपीज का मेरा कॉस्ट पर यूनिट आएगा और मेरे पास इन्वेंट्री 1.2 लाख यूनिट है, तो 1.2 को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12 लाख रुपया का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा, जबकि खर्चा मेरा 10 लाख ही लगा हुआ है। तो खर्चा 10 लाख लगा, हम इन्वेंट्री अगर 12 लाख में वैल्यू करेंगे तो वो तो एक प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया ना, बनाते वक्त ही प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। सर आदमी बेचते वक्त ना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा। तो इस चीज के चलते इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया कि भाई अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। अब यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन बच्चे लोग मांगते हैं, आइए मैं वो डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए 10 लाख का रेंट है, 1 लाख यूनिट का नॉर्मल प्रोडक्शन है, 10 रुपया कॉस्ट पर यूनिट है, और कोई साल मान लीजिए मेरा ओनली 0.90 का 90,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ, तो सर आप क्या करोगे? हम कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया ही लेंगे, हम 90,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे। सर क्यों? मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 0.90 इंटू 10 9 लाख होगा। सर क्यों? क्योंकि हम इनएफिशिएंट हैं, हम इन्वेंट्री को इन्फ्लेट नहीं कर सकते, हमारी कमजोरी की वजह से इन्वेंट्री इन्फ्लेट नहीं होगी। हम अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स आवर पनिशमेंट। सर फिर 10 लाख का खर्चा लगा, 9 लाख में वैल्यू करोगे तो 1 लाख रुपए तो लॉस लिखना पड़ेगा। हाँ लॉस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर जब हम ज्यादा प्रोडक्शन किए तो हमको प्रॉफिट लिखने नहीं दिए। यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड दैट इज द आइडिया ICAI टॉक्स अबाउट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो सर ऐसे क्लोज करते हैं इस बात को कि अगर वेरिएबल कॉस्ट हो तो टोटल एक्सपेंस को साल के एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अगर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे, बट इफ इन एनी पर्टिकुलर ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन तो एक्चुअल प्रोडक्शन से ही डिवाइड होगा टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, आगे चलते हैं। रिकवरेबल ड्यूटीज के बारे में मैंने बता दिया, क्वालिफाइंग एसेट के बारे में मैंने बता दिया, अदर कॉस्ट के बारे में मैंने बता दिया। सो दीज आर some of the guidelines that ICAI has given about the determination of cost. अब ये जो determination of cost का concept है मुन्ना, ये पूरे 6 की 6 इन्वेंट्री में आप यूज करोगे, पूरे 6 की 6 इन्वेंट्री में। अब आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल है तो उसमें तो कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, खाली खरीद के लाके हम रख दिए तो उसमें तो कन्वर्जन कॉस्ट अदर कॉस्ट वगैरह नहीं इनकर होगा, तो नहीं ऐड करेंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ओनली दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉमन सेंस की बात है, उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉन्सेप्ट ये कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब आप
निकालोगे, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट निकालने का इतना देर तक का डिस्कशन मैंने कर लिया, तो एनआरवी का डिस्कशन करते हैं। एनआरवी का आइडिया ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेना है, लेस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट माइनस करना है, फिर फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट, अगर कुछ लगने वाला है तो उसको माइनस करना है, तो एनआरवी निकलेगा। नाउ ये एक बेसिक पैराग्राफ है, मतलब एनआरवी का एक यूनिवर्सल टाइप का बेसिक पैराग्राफ है। अब आप बोलेंगे कि सर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट लेस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, समझ में आता है। बट इफ इट्स अ फिनिश्ड गुड्स, हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट, तो सर उसमें तो फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट जीरो आएगा। यस, उसको नहीं माइनस करेंगे, वो जीरो है। तो आप जितना में बेचोगे माइनस जो बेचने का खर्चा लगेगा वो माइनस कर दीजिएगा। सो द आइडिया इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स लेस इंक्रीमेंट। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है, मतलब डे टू डे बेसिस पे आप जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो वो एनआरवी डिटरमाइन करने में माइनस नहीं होता है। लेकिन अगर आप सेल करने के वक्त मान लो उसको बोलो हम आपको डिलीवर करके लाएंगे, माल आपको डिलीवर करके देंगे, जो डिलीवरी का कॉस्ट है वो है इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। या आप बोले कि जो भी सेल्समैन हम उसको कमीशन देंगे, सेल्समैन का सैलरी इज नॉट इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, लेकिन सेल्समैन का जो कमीशन है कि आप बेचो इसको 20 रुपए में, हमको 2 रुपया कमीशन देंगे, तो फिर एनआरवी विल बी 18 रुपीज। बट सैलरी का एलोकेशन इसमें नहीं होने वाला है, सो इट इज इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। आगे डिस्कस करते हैं कि देखो एनआरवी का डिटर्मिनेशन में आप सेलिंग प्राइस लोगे फिनिश्ड गुड्स का, लेस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट लेस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट, एनआरवी आ जाएगा। नाउ फिनिश्ड गुड्स के लिए मैंने आपको बताया ये नहीं आएगा थर्ड वाला पॉइंट, फर्दर कॉस्ट टू सेल या फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट। लेकिन आप सोचो आपके पास अगर WIP है, आधा बना हुआ गुड्स है, तो जो उसको कंप्लीट करने में जो खर्चा लगेगा वो आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं और बहुत प्यार से सुनने का है कि सर WIP का कॉस्ट मुझे समझ में आता है, WIP आधा बना हुआ मेरा गुड्स है, तो मैं जितना रुपया उसमें खर्चा किया दैट इज माई कॉस्ट। लेकिन WIP का एनआरवी, तो WIP को बेचने अगर जाएंगे, WIP को बेचने जाएंगे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, तो आधा बना हुआ गुड्स है, आधा बना हुआ सब्जी कौन खरीदेगा भैया, आधा बना हुआ शर्ट कौन खरीदेगा, उसका तो सेलिंग प्राइस जीरो रहेगा। इसलिए WIP का एनआरवी निकालने के लिए भी सेलिंग प्राइस जो लिया जाता है फिनिश गुड्स का लिया जाता है। तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस में सेलिंग कमीशन वगैरह माइनस कर दिए, और WIP को फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा अभी लगने वाला है उसको माइनस कर दो, सो दैट विल बिकम WIP का एनआरवी। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये बेसिक एनआरवी का डेफिनेशन है। आपको एनआरवी निकालना ऐसा पड़ेगा, एंड देन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर निकाल लेना, वो आपकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा, और उसको फिर रिकॉर्ड कर लेना जैसे करके मैंने आपको शुरू में सिखाया। ये टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी कॉल इट आइटम बाय आइटम बेसिस। क्या होता है कि अगर मेरे पास 3 तरह का, 4 तरह का, 5 तरह का इन्वेंट्री है और मेरे को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करने का है, तो हमको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना पड़ेगा। मतलब ए का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हम अलग करेंगे, बी का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हम अलग करेंगे, सी का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हम अलग करेंगे, और एक एक का इन्वेंट्री वैल्यूएशन होकर फिर टोटल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आएगा। आप इस एग्जांपल के थ्रू से देखो, ए का मेरा कॉस्ट है 40, एनआरवी है 65, लोअर 40, बी का कॉस्ट है 70, एनआरवी 42, लोअर 42, सी का कॉस्ट है 57, एनआरवी 62, लोअर 57। ये तीनों मेरे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ। सो टोटल इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज 139। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं इन्वेंट्री को एक साथ पकड़ लूं, सारी इन्वेंट्री को एक साथ, तो कॉस्ट इज 167, एनआरवी इज 169, लोअर इज 167, तो 167 ले लेते हैं। AS2 ने मना किया है, बोला ये हो गया ग्लोबल बेसिस। तो ग्लोबल बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। आइटम बाय आइटम करके आपको इन्वेंट्री को कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करना पड़ेगा। इसमें इंस्टीट्यूट इस तरह से बोलता है कि इफ इन्वेंट्रीज आर टू बी रिटेन डाउन टू एनआरवी, इट हैज टू बी डन ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। और देखो ना मुन्ना, आज 167 में आप वैल्यू करते हो और 139 में वैल्यू करते हो, तो नेट प्रॉफिट में कितना रुपए का फर्क आ जाता भाई?
और अगर आप 169 में वैल्यू 167 में वैल्यू कर, जो कि अलाउड नहीं है, अगर कर रहे हो तो आप किसी इन्वेंट्री के लॉस को किसी इन्वेंट्री के प्रॉफिट के साथ तो एडजस्ट कर दे रहे हो ना, वो अलाउड नहीं है। इसीलिए बोला गया कि व्हेन इन्वेंट्रीज आर ब्रॉट डाउन टू देयर एनआरवी, दैट शुड बी डन ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है टॉपिक? कॉस्ट फॉर्मूला। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो मैं सुनाता हूं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज नाम सुना होगा। हम लोग क्या बोला जाता है कि एस टू इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट और एनआरवी, वह क्या नाम, कॉस्ट और एनआरवी एवरेज लोअर नहीं, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए दो ही मेथड अलाउ करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर वेटेड एवरेज। लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक, सिंपल एवरेज, बहुत सारे और मेथड भी जिंदा है, पर एस2 में परमिसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे भी एक कैच है, एक इंट्रिकेट छोटा सा पॉइंट है, और वो ये है कि कॉस्ट निकालने के लिए फीफो एंड वेटेड एवरेज भी जो यूज होता है ना, वो ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। इसमें स्टोरी लाइन ये है कि अगर आप लार्ज नंबर, दिखेगा बोर्ड पे, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री बनाते हो, जैसे पेन बनाते हो, मान लो आप इस तरह की पेन बनाते हो, तो ये तो लार्ज नंबर में बनती है, और ए पेन से लिखो या बी पेन से लिखो या सी पेन से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो दे आर इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री, तो फीफो वेटेड एवरेज यहां पे काम आता है। लेकिन एक और है कॉस्ट डिटरमाइन करने का रूल, और वो काम कब आता है? अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हो ऑर्डर पे, विच आर बेसिकली नॉन इंटरचेंजेबल, लार्ज नंबर की जगह स्मॉल नंबर, इंटरचेंजेबल की जगह नॉन इंटरचेंजेबल। तो अगर कोई इन्वेंट्री स्मॉल नंबर में मैन्युफैक्चर होती है और वो इंटरचेंजेबल एक दूसरे के साथ नहीं होती, तो वहां पे हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बोर्ड पे देखना, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले आप फीफो वेटेड एवरेज के बारे में सुन लो। क्या कि अगर इन्वेंट्रीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज नंबर एंड दे आर इंटरचेंजेबल इन नेचर, then only the cost will be determined by using either FIFO or weighted average principle. Again I'm repeating, last in first out is not allowed, base stock is not allowed, simple average is not allowed. FIFO weighted average में से एक मेथड आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। But for that inventory has to be manufactured in large number and they should be interchangeable. तो सर ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज तो सर हम लोगों ने सुना हुआ है। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? ये होता है अगर आप स्मॉल नंबर में बड़ी बड़ी चीजें बनाते हो जो ऑर्डर पे बनती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप एरोप्लेन बनाते हो, शिप बनाते हो, तो उस पर्टिकुलर शिप को मैन्युफैक्चर करने में, जो शिप आपने बनाई है अभी आपके पास पड़ी हुई है, उस पर्टिकुलर शिप को मैन्युफैक्चर करने में जो जो आपका खर्चा लगा उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करिए और फिर उस कॉस्ट को जोड़ दीजिए। दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट। सो इंटरेस्टिंग है, फीफो वेटेड एवरेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल नहीं है। वो सिर्फ तभी लगता है कॉस्ट डिटरमाइन करने में जब आप लार्ज नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री बनाते हो, पेन बनाते हो, पेंसिल बनाते हो, पानी का बोतल बनाते हो, इवन मोबाइल फोन बनाते हो। लेकिन अगर आप शिप बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो, तो आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से ही कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है। अब आइए हमारी नजर में इन्वेंट्री का AS2 का वन ऑफ द बेस्ट रूल या वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन। अब नॉर्मली बोला जाता है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डन है, बेसिक रूल वही है। और रॉ मटेरियल के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल बनाया इन्होंने। क्या बोला मालूम? कि रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करना है। एनआरवी की बात करूंगा, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करना है, लेकिन अगर एनआरवी आ रहा देखो, लेकिन अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इन्वेंट्री को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है, विच विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज इट्स एनआरवी। सर कैसे बताइए? तो क्या रूल है सुनना। रॉ मटेरियल तो समझिए क्या चीज है जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम करते हो।
अब मान लो कोई रॉ मटेरियल मेरा 100 रुपीज में परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको 100 में वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, क्या क्या दो कंडीशन सुनना, प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल इज ऑन अ डिक्लाइन and finished goods in which my raw material will be incorporated is not able to recover its cost, then the raw material will not be measured in the balance sheet at its cost, but it will be measured at its replacement cost, and that replacement cost will be considered as if that is its NRV. सर डिफिकल्ट है, आइए मैं इजी करता हूं। मान लो आपने रॉ मटेरियल अपने 100 में खरीदे, लेकिन ये जिस फिनिश गुड्स में जाकर के घुसने वाला है, अल्टीमेटली तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाएंगे, वो फिनिश गुड्स बहुत सुंदर प्रॉफिट मेकिंग फिनिश गुड्स है, तो फिर रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे ही मेजर करेंगे, उसको इसके वैल्यूएशन को नीचे लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लॉस होने वाला नहीं है। हम जिस फिनिश गुड्स में इसको डालेंगे वो प्रॉफिट में बिकने वाला है, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे, बिकॉज कॉस्ट से नीचे लेकर के जाओगे तो आप लॉस रिकॉर्ड करोगे ना, मैंने ऊपर में आपको बताया था, वो हम लोग का होने वाला ही नहीं है, तो हम कैसे लॉस रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मैं तो फिनिश गुड्स को प्रॉफिट में बेचूंगा। लेकिन मान लो मैंने रॉ मटेरियल, अब ध्यान से सुनना, बड़ा बात है, मान लो मैंने रॉ मटेरियल 100 रुपए में खरीदा, अब रॉ मटेरियल के दाम धीरे धीरे गिर रहे हैं, मैं 100 में खरीद के मेरे पास रखा हुआ है, अब इसके दाम गिर के हो गए 90 रुपया, द प्राइसेस आर ऑन डिक्लाइन। आज मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे को 90 में मिलेगा, खरीदने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा को देखना नहीं है, खरीदने जाऊंगा 90 में मिलेगा। और ये जिस फिनिश गुड्स में जाने वाला है ना, ये 100 रुपीज का रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में घुसेगा वो लॉस में बिकने वाला है। माने फिनिश गुड्स जब टोटल कॉस्ट बनेगा, मान लो 100 रुपया को मैं और 400 रुपया बना करके लगा करके फिनिश गुड्स बना दूंगा, तो 500 मेरा फिनिश गुड्स बन जाएगा, लेकिन वो बिकेगा 470 में। क्यों सर? बिकॉज फिनिश गुड्स का मार्केट मेरा थोड़ा खराब हो गया, तो हम बेच नहीं पाएंगे उसको प्रॉफिट में, तो फिनिश गुड्स लॉस मेकिंग हो गया और रॉ मटेरियल की प्राइसेस डिक्लाइन पे चली गई। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस डिक्लाइन पे है और फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है, then only the raw material will be measured at ₹90 which is its replacement cost, जो एक तरह से NRV की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप 90 रुपए में वैल्यू करोगे तो आप समझो आप 10 रुपए का लॉस लिख रहे हो, पर वो रॉ मटेरियल की सेलिंग प्राइस से डिटरमाइन नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से डिटरमाइन हुआ। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वो भी सिर्फ तभी यूज करने मिलता है व्हेन बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। One, the prices of materials are on a decline. Two, the finished goods are not able to recover its cost. Then replacement cost will be considered as the NRV, और इन्वेंट्री को 90 रुपए पे वैल्यू किया जाएगा। तो इन्वेंट्री का NRV डिटरमाइन करने का बड़ा ही सॉलिड सा इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसको अगर बहुत नॉर्मली हम लोग बोले ना, तो आप ये बोल सकते हो कि सर हम लोग को तो पता ही है कि कौन सा कॉस्ट को जोड़ करके इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालते हैं। उसमें बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ परचेज माने मटेरियल का कॉस्ट हो गया, लेबर का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, और अदर कॉस्ट पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन टाइप का। तो सर बाकी खर्चा को नहीं लेना है तो खत्म हो गया बात। आंसर इज यस, खत्म हो गया। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने एक पैरा बना करके दिया, बोला देखो लोग इस 4 तरह के खर्चा को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, तो हम आपको रूल बना करके दे देते हैं कि ये 4 तरह का खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं बनेगा। क्या क्या खर्चा है? अब नॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो रॉ मटेरियल और WIP का जो स्टोरेज कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन फिनिश गुड्स का जो स्टोरेज है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। तो अगर स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल और WIP का है तब तो उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लेना है, बट अगर स्टोरेज कॉस्ट फिनिश गुड्स का है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। अब नॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा ये लोग जो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते ना बेटा, ये लोग P&L में जाके डेबिट हो जाता है। जैसे नॉर्मल सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब जैसे P&L में जाके डेबिट हो जाता है ना, ये भी P&L में जाकर के डेबिट हो जाएंगे, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
क्योंकि दे हैव नॉट बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है वो इन्वेंट्री को लोकेशन कंडीशन में लाने में काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ दिए, पैकिंग को भी जोड़ दिए, लेकिन मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ये सब इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ओके, अब इसमें अबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में आप लोगों को कॉस्टिंग के सर लोग बताएंगे कि जब अबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन होता है तो अबनॉर्मल वेस्टेज का जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन होता है, मतलब उसका जो अमाउंट डिटर्मिनेशन होता है, आपने वेरियस चैप्टर्स में पहले भी सुना होगा, दैट इज ट्रीटेड एज गुड यूनिट। मतलब यहीं पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा देर, तो अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का फर्क क्या है कि नॉर्मल लॉस तो इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनता है। कैसे, एग्जांपल से अब समझाऊंगा। और अबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो हम लोग 100 यूनिट्स का इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला, 6 रुपीज करके मेरा खर्चा हुआ, टोटल 600 रुपीज का मेरा एक्सपेंडिचर लगा। नॉर्मली 100 यूनिट का जब इनपुट डालते हैं ना, तो 10 यूनिट का प्रोसेस लॉस होता है और 90 यूनिट्स का आउटपुट निकलता है। ये नॉर्मली मेरे यहां पे होता है। तो ये जो 10 यूनिट्स का मेरा लॉस हुआ ना, दिस इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस। अगर मान लो मेरे को अब नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं और मेरा 90 यूनिट्स का आउटपुट निकल गया, तो हम बोलेंगे 90 यूनिट का मेरा कॉस्टिंग हुआ 600 रुपीज। तो हमने नॉर्मल लॉस को अलग से इवैल्यूएट ही नहीं किया और हमने बोला कि भाई 90 यूनिट का कॉस्ट 600 रुपया, अगर 600 को, एक मिनट रुकना, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। अनुपम कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर ला करके देना। अगर मैं 600 को वैल्यू डिवाइड करूं 90 रुपया से, तो 600 डिवाइडेड बाई 90, सो इट इज 6.67 पर यूनिट, एंड दैट 6.67 पर यूनिट मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया। तो जो नॉर्मल लॉस हुआ, जो माल खत्म हो गया, वो मेरे इन्वेंट्री के कॉस्ट के अंदर घुस गया। अब हम बोलेंगे 100 यूनिट 6 रुपया करके था भले ही, लेकिन मेरे पास जो 90 यूनिट है, हम बोलेंगे इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज, बोलो क्या, हम बोलेंगे इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 6.67। तो क्या हुआ कि नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री के कॉस्ट के अंदर चला गया। सो नॉर्मल लॉस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 90 यूनिट जो गुड यूनिट है वो उसके अंदर में चला गया। सर तो फिर अब नॉर्मल लॉस को क्या स्टोरी है, कैसे डिफरेंस है, आइए दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ देखो, 100 यूनिट इनपुट डाला, 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, 90 यूनिट का आउटपुट निकलना चाहिए, मेरा 90 नहीं निकला, 87 यूनिट का आउटपुट निकला। तो 3 यूनिट को अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। अब हम ये नहीं बोल सकते कि 600 डिवाइडेड बाई 87, मैं करके दिखाता हूं, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। 600 डिवाइडेड बाई 87 कि मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट 6.89 या 6.90 हो जाएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नॉर्मल लॉस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो सर फिर आप क्या करेंगे, हम वही बोलेंगे कि मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 6 पॉइंट कितना आया था उस वक्त, 6.67 आया था ना। एक बार मैं वापस से करके देखता हूं, 600 डिवाइडेड बाई 90, हाँ 6.67। तो सर 6.67 अगर आप लेंगे तो आपके पास तो इन्वेंट्री 87 यूनिट की है, तो 87 यूनिट को आप अगर 6.67 करके वैल्यू करेंगे तो 87 इंटू 6.67, इसका आंसर आएगा 580 रुपीज। तो सर आपका तो खर्चा 600 रुपया हुआ है, 580 रुपया में आप इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो, तो जो 3 यूनिट का अबनॉर्मल लॉस हुआ वो मेरे P&L में जाएगा। तो 3 इंटू 6.67 विच इज 20 रुपीज, दैट विल गो टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नॉर्मल लॉस के साथ नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ही नहीं होता है, वो नेचुरली गुड्स के अंदर में घुस जाता है।
लेकिन अब नॉर्मल लॉस गुड यूनिट के जैसा वैल्यू होता है, और लेकिन उसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिख करके P&L में डाल दिया जाता है। सो ये नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस का बेसिक स्टोरी है जो आपको कॉस्टिंग के सर लोग भी पढ़ाएंगे। सो इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या सीखा? सर हमने सीखा कि 4 तरह के कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, एंड दे आर अब नॉर्मल लॉसेस, जो ये 3 यूनिट वाला, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब इजी है अंडरस्टैंड करना। एडमिन ओवरहेड जो फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस वगैरह में जो खर्चा लगता है उन सब का, पेपर का, स्टेशनरी का, ऑफिस रेंट वगैरह, ये इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं है भाई, इन्वेंट्री फैक्ट्री में बनती है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो बेचने का खर्चा है, बनाने का नहीं है, तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सो दिस पैराग्राफ कम्स टू एन एंड। इन सबसे ना बेटा एक एक तो ना थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरह के प्रैक्टिकल सम्स भी आ सकते हैं। गोइंग टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ, वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग इसको बोलते हैं पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। कहते हैं कि जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो ना, तो उस इन्वेंट्री को होल्ड करने का पर्पस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर डिटरमाइन करने के लिए। अब मान लो आपके पास कोई मटीरियल है, बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। मान लो आपके पास कोई मटीरियल है, अब मटीरियल है तो वो रॉ मटेरियल की तरह वैल्यू होगा। आंसर इज यस, प्रोवाइडेड आप उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए होल्ड करते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई मटेरियल है उसको आप बेचने के लिए होल्ड करके रखे हो, तब तो यार वो स्टॉक इन ट्रेड के टाइप का हो गया ना, फिर वो तो रॉ मटेरियल नहीं रहा ना। तो फिर उसमें रॉ मटेरियल वाला रूल तो नहीं लगा पाएंगे, उसमें तो फिर हम सीधा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करेंगे, उसमें तो फिर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला ज्ञान नहीं लगा पाएंगे। तो आपका जो आपके पास इन्वेंट्री है, यू बेटर नो कि फॉर व्हाट पर्पज इट इज हेल्ड। इफ इट इज हेल्ड एज रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड इन द फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन का रूल लगाओ। इफ इट इज हेल्ड फॉर सेलिंग पर्पजेस, देन आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह समझो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करो। गॉट द पॉइंट? अब इसमें एक तो ना बहुत सुंदर एग्जांपल है, हम लोग बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं इस बारे में और आपको भी बताते हैं। सुनिए, पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री को लेकर के बहुत ही सुंदर एग्जांपल है कि मान लो मेरे पास 100 यूनिट का गुड्स फिनिश गुड्स बना करके रखा हुआ है, मेरा कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपीज, और मेरा नॉर्मली जो एनआरवी है वो है मान लो 5 रुपीज। सर क्यों? मान लीजिए दाम गिर गया है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 500 रुपए में इन्वेंट्री को वैल्यू कर लो 5 रुपए में। आंसर इज यस। बट मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि ये जो 100 यूनिट है ना, इसका ऑलरेडी मेरे पास एक फर्म सेल्स ऑर्डर है। वर्ड्स पे ध्यान देना, कंफर्म सेल ऑर्डर है। एनआरवी भले गिर गई है लेकिन मेरा ऑलरेडी ऑर्डर बुक किया हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी है मेरे पास 31 मार्च को, 10 रुपए है, 6 रुपए मैंने बनाई है। ईयर एंड में बेचने जाऊंगा तो 5 रुपए बिकेगा, लेकिन मेरे पास एक फर्म सेल ऑर्डर है जो इन्वेंट्री को 7 रुपीज में खरीद के लेके जाएगा। तो क्योंकि मेरा फर्म सेल ऑर्डर है और माई इन्वेंट्री इज हेल्ड टू बी सोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, तो हमारे लिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में 6 and 7 लेना है, 6 and 5 नहीं लेना है। यू गॉट द पॉइंट? अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि सर मान लीजिए आपके पास फर्म सेल्स ऑर्डर ओनली 70 यूनिट्स का है और 70 रुपीज में है, तो 70 यूनिट्स आर हेल्ड अगेंस्ट दिस फर्म सेल ऑर्डर एंड 30 यूनिट्स फिर नॉर्मली बिकेगी। तो 30 यूनिट्स के लिए हम 6 और 5 विच एवर इज लोअर 5 रुपए में वैल्यू करेंगे, और 70 यूनिट्स को 6 और 7 विच एवर इज लोअर 6 रुपीज में वैल्यू करेंगे, बिकॉज 70 यूनिट इज हेल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड 30 यूनिट्स आर हेल्ड टू बी सोल्ड नॉर्मली। सो पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं, एंड दिस पैराग्राफ इज कॉल्ड हाउ द जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन या इन द कोर्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट? आप समझते हो क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक है
और उसमें से 2 आउटपुट निकल जाता है तो हम लोग उन दोनों आउटपुट को जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सर बाई प्रोडक्ट क्या है? अगर वो जॉइंट प्रोडक्ट बनाते वक्त कोई तीसरा आउटपुट भी निकल जाता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो स्क्रैप की तरह सेल साल होता है, तो हम लोग उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग करते हो तो डीजल एंड पेट्रोल आर मेन प्रोडक्ट, केरोसिन इज द बाई प्रोडक्ट। या अगर आप कपड़ा वपड़ा वगैरह बनाते हो काट काट करके, जिसको बोलते हैं रिटेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो शर्ट और पैंट बनाते हो, दे आर योर मेन प्रोडक्ट। साथ में जो रुमाल निकल के आ जाता है छांट वाला कपड़ा से, जो अपन छोटा छोटा कपड़ा से, तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। सो बाई प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बाई प्रोडक्ट को एनआरवी पे मेजर किया जाता है। माने बाई प्रोडक्ट को बेचेंगे तो घर में कितना पैसा आएगा उस पे मेजर किया जाता है, और वही उसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया। बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन नहीं किया जाता। और अगर कोई बाई प्रोडक्ट निकला है, आप उसको एनआरवी पे मेजर कर लिए, तो जो टोटल जॉइंट कॉस्ट आपने जॉइंट प्रोडक्ट बनाने में लगाया, बाई प्रोडक्ट के एनआरवी को वहां से माइनस कर दो, बैलेंस ऑफ द जॉइंट कॉस्ट जो लगा उसको बाकी जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको जॉइंट प्रोडक्ट के कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, सो स्टेप समझो। सबसे पहले टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना लगा, जॉइंटली प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो मान लो क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग किए, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना लगा पता कर लो। सर टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा 1 लाख रुपया। ठीक है, वेरी गुड। केरोसिन का एनआरवी कितना, कुछ केरोसिन निकला? बोला हाँ सर। एनआरवी कितना है? सर 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज बोलो, ये केरोसिन इन्वेंट्री का वैल्यू है। ये बैलेंस शीट में रहेगा, असेट है, अभी आपका बेचे नहीं है, इन्वेंट्री है, बट बाई प्रोडक्ट है। अब जो 90,000 बचा, ये डीजल और पेट्रोल में डिवाइड हो जाएगा। तो सर कैसे डिवाइड होगा? AS2 ने बोला कि कोई भी जो जॉइंट प्रोडक्ट को डिवाइड करना, माने जॉइंट कॉस्ट को जो डिवाइड करना है, दैट शुड बी डन ऑन अ रीजनेबल एंड रैशनल बेसिस। नॉर्मली इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कुछ बोलता नहीं है। आप जब कॉस्टिंग में पढ़ोगे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, तो सर लोग आपको बहुत सारा बेसिस सिखाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट ने बोला कोई भी रैशनल बेसिस आप यूज कर लो। हम लोगों की नजर में ये 2 ठो रैशनल बेसिस है, फॉर एग्जांपल टाइप से, कि डीजल और पेट्रोल को जिस समय स्प्लिट किया गया, जब दोनों अलग अलग हुए, उस वक्त अगर आपको उसका सेल वैल्यू पता चल रहा है तो वो वाला ले लो, नहीं तो सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट, जब टोटल डीजल पेट्रोल बन करके रेडी हो गया, उस वक्त जो भी उसका सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू, हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं, सेल वैल्यू, टोटल जो माल बना उसका टोटल सेल वैल्यू, उसके बेसिस पे आप इस 90,000 रुपीज को डिवाइड करके जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हो। माने जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू डीजल एंड जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू पेट्रोल। तो मान लो 90,000 को डिवाइड करना है और सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से लेना है, वही रैशनल बेसिस है। तो आपका सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5:4 रेशियो आया, ये डीजल का और ये पेट्रोल का। तो आप बोलेंगे 90,000 को 5:4 में डिवाइड करेंगे, 50,000 गोज टू डीजल एंड 40,000 गोज टू द पेट्रोल का कॉस्ट। सो ये समझ लो आपका जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करने का कॉन्सेप्ट है। चार पैराग्राफ और बचे हमारे। AS2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो क्या है, 11th नंबर पॉइंट इज रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड फॉर वैल्यूइंग या फॉर डिटरमाइनिंग दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कहते हैं कि जिन लोगों का रिटेल बिजनेस है, बहुत सारा इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री का अलग अलग कॉस्ट, अब जैसे गल्ला किराना, आप लोग क्या बोलते हो आप लोग उसको, बंगाल में मोदी खाना का दुकान बोलते हैं, हमारे यहाँ गल्ला किराना बोलते हैं। और आप उसको ये बोल सकते हो जहाँ पे आटा चावल दाल सब तरह का सामान मिलता है। तो उनकी ईयर एंड में कितनी इन्वेंट्री है, उसका कॉस्ट निकालना, एनआरवी निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो AS2 ने एक बड़ा सस्ता सा तरीका दिया है। उन्होंने बोला उस तरह के इन्वेंट्री रखने वालों को जो रिटेल बिजनेस में है, जिनको कॉस्ट और एनआरवी करना इम्प्रैक्टिकल लगता है, तो उनके लिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का सिंपल सा फंडा है कि आप टोटल इन्वेंट्री जितनी है उसको, उसका सेल वैल्यू निकाल लो, उसमें एवरेज जीपी मार्जिन माइनस कर दो
वो आपका कॉस्ट बन गया, आप उसको वैल्यू कर लो कॉस्ट पे और लिख दो। मतलब ये हुआ कि पीपल हु आर देयर इन द रिटेल बिजनेस and determining the cost and NRV whichever is lower for each and every item of inventory is impractical for you, then we are giving you a सस्ता easy method कि you follow adjusted selling price method, जहां पे सेल वैल्यू को जीपी मार्जिन से माइनस करके कॉस्ट निकल जाएगा, उस कॉस्ट को इन्वेंट्री का वैल्यू में ले लो। ऐसा ही एक एक्सेप्शन, या आप उसको बोल सकते हो ऐसा ही एक इजी गोइंग काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करने वालों को भी बोला गया कि अगर कोई कंपनी या अगर कोई बंदा बिजनेसमैन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो करता है, वेरिएंसेस निकालता, अभी पूछना मत ये सब क्या होता है, कॉस्टिंग में पढ़ोगे, वेरिएंसेस निकालता है और उसके वेरिएंसेस अगर लोअर साइड में रहते हैं और वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को रेगुलरली रिव्यू करता रहता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एफिशिएंट है, तो उसको भी एक वो दिया गया रिलैक्सेशन कि आप अपनी ईयर एंड इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेजर कर लो। माने आपको एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करके कॉस्ट एनआरवी नहीं करने का, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को कॉस्ट मान सकते हो। बट उसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो होते रहना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट को रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा और वेरिएंसेस को लोअर साइड में रखना पड़ेगा। देन ओनली फॉर प्रैक्टिकेबल पर्पसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी ट्रीटेड एज एक्चुअल कॉस्ट। ये दो ही एक्सेप्शन है। और किन लोगों को है? एक, जो लोग रिटेल बिजनेस में है और इंडिविजुअल बेसिस पे उनको कॉस्ट एनआरवी करने में प्रॉब्लम हो रही है। टू, जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं और वेरिएंसेस जिनके लोअर हैं, उनको स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट लेना अलाउड है। छोटे छोटे दो पैराग्राफ और बचे, आइए डिस्कस करते हैं कि सर बैलेंस शीट में हमने इन्वेंट्री लिख दी, अब क्या करना है? तो एक तो आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग 13 नंबर पैराग्राफ, कि एक तो आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया, वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दो। सो जैसे आपने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ा होगा AS1 में, AS2 देखिए क्या मांगता है आपसे कि मेरी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में आनी चाहिए। तो सर AS1 में भी तो वही बोला है, AS1 बोला ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, तो AS2 भी तो वही बोल रहा है। AS2 बोलता है भाई ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली, तो बता दो ना कि रॉ मटेरियल्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, WIP is measured at cost or NRV whichever is lower, finished goods are measured at cost or NRV whichever lower, लिख दो ना वहां पे। सर रॉ मटेरियल वाला रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला बात हुआ होगा तो वो वाला बात भी अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख दो। सर और क्या डिस्क्लोजर करना है? और है ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। मतलब अगर आपकी टोटल इन्वेंट्री 400 करोड़ की है तो आपको बताना पड़ेगा रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना है, स्टॉक इन ट्रेड कितना है, लूज टूल्स कितना है। खाली आप इन्वेंट्रीज बोल के नहीं चलेगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में ब्रेकअप भी देना पड़ेगा। सो ये हुआ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दो ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आए, एक अकाउंटिंग पॉलिसी और एक ब्रेकअप। AS2 कंप्लीट होने को अपना लास्ट पैराग्राफ कि कौन से ऐसे आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज हैं जिनके ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, दे आर इन्वेंट्रीज, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, लेकिन AS2 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्या ऐसा कोई इन्वेंट्री है? AS2 खुद बोलता है हाँ है। ऐसी 4 इन्वेंट्रीज हैं जो हैं तो इन्वेंट्री बट AS2 के परव्यू से बाहर है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर है। कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है? 1, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 पढ़ोगे उसमें इसका वैल्यूएशन सीखोगे। तो क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक AS है इसलिए AS2 इसको अपने परव्यू से बाहर कर दिया। WIP अराइजिंग इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, आप AS9 पढ़ोगे उसमें इसका WIP का वैल्यूएशन का रूल है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसमें कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर का रूल फॉलो होता है, NRV नहीं फॉलो होता है। ये आप इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस से आप पता करोगे। तो अगर आपके पास शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह हैं जिसमें आप ट्रेड करते हो, आजकल आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग शेयर डिबेंचर में ट्रेड करते हैं, तो सर वो तो इन्वेंट्री है उन लोगों का, अगर ट्रेड करते हैं तो यस स्टॉक इन ट्रेड के जैसा हो गया, पर AS2 के परव्यू में नहीं आते, कॉस्ट NRV विचएवर इज लोअर में नहीं जाते।
तो सर आप तो बोले कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर है उनका रूल, तो वही उनका एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है। एंड अगर कोई प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह है, मिनरल वगैरह है, तो उसके ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं होता। तो सर ये लोग क्या करते हैं, इनका एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस क्या है, ये लोग इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू करते हैं। सर क्या मतलब, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर नहीं NRV। जैसे मान लीजिए किसी के पास लाइव स्टॉक है, गाय बछड़ा वगैरह है, तो वो लोग क्या खरीदेगा गाय को 10,000 रुपया में कॉस्ट, और अगर गाय का NRV 15,000 रुपया हो गया है तो लोग बैलेंस शीट में 15,000 लिखेगा। आंसर इज यस। तो सर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहां गया, आंसर इज तेल लेने। क्यों, क्योंकि ये AS2 की परव्यू से बाहर है, और इनके बिजनेस में यही प्रैक्टिस है कि इस तरह की इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू करना है, भले कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को काट के फेंकना पड़ जाए। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कंजर्वेटिज्म हर जगह पे यूज नहीं भी हो सकता है, और अकाउंट्स में उतना सा फ्लेक्सिबल आपको होना है। तो क्योंकि ये सारी इन्वेंट्रीज, चाहे WIP अराइजिंग इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे WIP अराइजिंग इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे शेयर्स एंड डिबेंचर्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह हो, क्योंकि इनके लिए दूसरे AS या दूसरी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, AS2 ने इनको अपनी परव्यू से बाहर करके रखा है। इसमें से कुछ तो आपके सिलेबस में है, कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। जो हैं वो आप पढ़ोगे, जो नहीं है वो नहीं है। यहीं पे सुन के रखो बस, इतना सा। So with this, we come to the end of our discussion on Accounting Standard 2. I hope you must have enjoyed the details or the totality of the knowledge that Institute has given in AS2. Thank you. Bye-bye.